हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम करे होंगे। फ्रेंड्स, ये टाइम है आपका जुट जाना अपने प्री बोर्ड की तैयारी करने के लिए, और इसी उद्देश्य से आज का जो चैप्टर है वो कराया जाएगा आपका हिस्ट्री का चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। आपकी क्लास में भी टाइम टू टाइम बताया जाता होगा कि जो भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें लगभग 10 से 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो चैप्टर है ना, देखिए, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, इवन आपका मैप वर्क भी इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैप वर्क भी इस चैप्टर से रिलेटेड करने की कोशिश करेंगे। और आप ये लगा लीजिए 3 नंबर का जो मैप है ना, आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि वही गिनी चुनी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक टारगेट रखा था कि आप मेरी वीडियो पर एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर और 20 लाइक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए भी मेरा सेम टारगेट है, क्योंकि टारगेट जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आज का मेरा टारगेट है कि प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक्स आपके होने ही चाहिए, और साथ में 10 सब्सक्राइबर अगेन। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद रिलेटेड है। तो वो स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, वो है राष्ट्रवाद। तो पहली बात तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट हमने 8th क्लास में भी इसका किया होता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं क्लास 9th की वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें आपको बताती हूँ कि 9th का अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको 10th में काम आएगा। और याद रखना, जब आप 10th में अच्छा पढ़ोगे ना, तो आपको 11th और 12th में उसकी हेल्प मिलेगी। तो इसी के बेसिस पे ये जो पूरा चैप्टर है, ये इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में किस तरीके से फ्रीडम तक आप जाओगे, कि किस किस तरीके के मूवमेंट्स हुए थे। इसमें आप 2 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। पहला होगा आपका जैसे कि नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और याद ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला क्वेश्चन होगा ना, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटेड। तो क्वेश्चन हम इस चैप्टर के बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसको डीपली समझें। तो सबसे पहले इस चैप्टर में समझना जरूरी है कि ये जो चैप्टर है, गांधी जी की विचारधाराओं से को भी इसमें शामिल किया गया है। तो पहला था इसमें, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो 1915 में भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह, यानी कि उनकी जो लड़ाइयाँ थी सत्याग्रह, वो वहीं से शुरू हो गई थी। तो सत्याग्रह अर्थात सत्य की शक्ति पर आग्रह किया और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। ये जो पहली बात, तो ये जो टॉपिक है वो सत्याग्रह रिलेटेड है। तो जो सत्याग्रह का विचार है वो सभी को पता है, गांधी जी ने दिया था। सत्याग्रह यानी कि जो आपका सत्याग्रह है, आप देखिए वर्ड को आपने हिंदी में भी संधि विच्छेद करना सीखा होगा। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि 2 शब्द से मिलकर बना है सत्य के लिए आग्रह। तो सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। उसके बाद यहाँ पर गांधी जी का मानना था कि अगर आपको अपनी लड़ाई करनी है ना, तो और आपकी जो सच है, अगर आपकी जो लड़ाई है वो सच के लिए है, तो आपको किसी प्रकार की कोई हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसके लिए आग्रह कर सकते हैं और आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम गांधी जी द्वारा कुछ पॉइंट्स करेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने 1916 में बिहार के चंपारण इलाकों का दौरा किया था। आपको बिहार का जो चंपारण है, यानी कि चंपारण में सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने, ये मैप में भरने के लिए आता है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि इसका मैप वर्क हम अलग से करेंगे, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो हमें टाइम टू टाइम इस पर डिस्कस करते रहना है। उसके बाद 1916 के बाद बात आती है 1917 की। अब 1917 में गांधी जी गए थे गुजरात में, और गुजरात के कहाँ गए थे? खेड़ा जिले में। अगेन ये भी मैप में पूछा जाता है कि गांधी जी का 1917 का जो सत्याग्रह था वो कहाँ पर हुआ था? खेड़ा में। और आपका खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था।
अब कारण क्या था सत्याग्रह का 1917 में जो खेड़ा में हुआ था कि फसल खराब हो गई थी, किसानों की फसल हो गई, प्लेग की महामारी हो गई। अब किसानों के पास क्या नहीं था, लगान नहीं था चुकाने के लिए, वो असमर्थ थे। तो लेकिन अंग्रेज़ क्या थे भाई, वो तो अपनी मनमानी चलाते हैं। उन्होंने बोला नहीं, लगान को तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में गांधी जी सामने आए और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा आप मत कीजिए। तो उन्होंने सत्याग्रह वहाँ पर शुरू किया था, जो कि किसानों के लिए था। फिर शुरू होता है, हमने यहाँ पे तीनों साल जो एक साथ करेंगे। एक 1916 जो कि बिहार के चंपारण जिले से रिलेटेड था, दूसरा था आपका 1917 जो कि गुजरात के खेड़ा जिले रिलेटेड था, और तीसरा है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद अगेन गुजरात में है। ये भी मैप में आपको पूछा जाता है कि 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किया था। वो किया था उन्होंने अहमदाबाद। ये तीनों ही जगह जो है मैप के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ पर 3 ईयर्स जो किए हैं, 1916, 1917, 1918, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं, यानी कि 1916 का बिहार का चंपारण सत्याग्रह, 1917 का खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में, और 1918 का अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि गुजरात में है। ये तीनों मैप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके वन वर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो गांधी जी ने शुरुआती दौर में भारत में अपने सत्याग्रह का जो योजना बनाई थी या फिर जो सत्याग्रह चलाया था, वो किन किन जगहों पर कराया था और क्यों कराया था। उसके बाद शुरू होता है आपका एक अब एक क्वेश्चन हम करेंगे रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग। देखिए, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। और ये जो एक कारण, ये जो रॉलेट एक्ट है ना, एक कारण बनेगा हमारा असहयोग आंदोलन का कारण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर में रॉलेट एक्ट था क्या, ठीक है। बाद में हम अपना पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें ईयरली, देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम से चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप उसको सिस्टमेटिकली याद रखें कि पहले 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं, फिर उसके बाद वो 16 में बिहार के चंपारण में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, सत्ता के लिए आग्रह करते हैं। उसके बाद 1917 में खेड़ा जाते हैं गुजरात में, वो भी वहाँ पर भी वो किसानों के लिए जो है सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद 1918 में गांधी जी अगेन गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर में जाते हैं और वहाँ पर मजदूरों के लिए, कारखानों के मजदूरों के लिए सत्याग्रह का आग्रह करते हैं। उसके बाद ईयर आता है 1919 का, ठीक है। 1919 में एक रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ना, इस चैप्टर में रॉलेट एक्ट के बारे में 2 से 3 बार जिक्र सुनेंगे। और ये रॉलेट एक्ट आपको सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि कब आपका पारित हुआ था, 1919 में, यानी कि 1919 में। और ये रॉलेट एक्ट एक असहयोग आंदोलन का कारण भी है। तो अगर आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। रॉलेट एक्ट क्या था कि ये एक कानून बना था और इस कानून के जरिए सरकार को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये राइट मिल गया था कि वो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितना अमानवीय था, कितना भारतीयों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था कि उनके लिए कानून बना दिया कि अगर वो कोई भी राजनीतिक गतिविधि करते हैं तो उनको कुचलने के लिए, ठीक है, उनको 2 साल की सज़ा मिलेगी, वो भी बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। ये सीधे सीधे अंग्रेज़ों की एक चाल थी कि वो जान चुके थे कि अब भारत में राष्ट्रीयवाद की भावना पनप रही है। राष्ट्रीयवाद मतलब अपने देश के प्रति लोग इकट्ठा होने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि अब बहुत हो गया, अब हम अंग्रेज़ों के अंडर में और नहीं रह सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको वो ईंट का जवाब पत्थर से दें। बहुत सारे आंदोलन चलने लगे थे और कहीं ना कहीं 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी ना, क्रांति हुई थी, उसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि वो एक ऐसी क्रांति थी जहाँ पर अंग्रेज़ों की जो थी नींव हिल गई थी और उनको लगने लगा था कि शायद अगर हमने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो हम लंबे समय तक अब भारत में नहीं रह पाएंगे। तो
इसीलिए टाइम टू टाइम अंग्रेज़ क्या करते थे, कुछ ऐसे एक्ट्स बनाते थे, कानून बनाते थे, जिससे वे भारतीयों की हिम्मत को कंट्रोल कर सकें, भारतीयों में जो जोश उत्पन्न हो रहा था उसको नीचे या निम्न स्तर पर ला सके। और ऐसे ही एक एक्ट था 1919 का रोलट एक्ट। अगेन इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक ऐसा एक्ट जिसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं रोलट एक्ट के बारे में। तो रोलट एक्ट को जो पारित किया था वो किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर क्वेश्चन रोलट एक्ट से रिलेटेड आता है तो ये सारे फैक्ट्स आप बताओगे। इवन 1 मार्क के लिए अगेन इट्स अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि रोलट एक्ट को किसने पारित किया था? वो किया था आपके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। उसके साथ ही हम एक मूवमेंट पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और साथ में खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। तो सबसे पहले जो हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का करेंगे, इस चैप्टर का करेंगे, वो होगा हमारा असहयोग आंदोलन। तो जो आप असहयोग आंदोलन करेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले तो आप इसको इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप इसके कारणों के बारे में जानेंगे। कारणों के बाद विभिन्न वर्गों ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे एंड में हम पढ़ेंगे इसके बारे में समाप्ति, कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति का क्या कारण था। ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं हमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करना है। तो सबसे पहले रोलट असहयोग आंदोलन जो था ना, असहयोग मीन्स क्या है? एक आपने देखा होगा 2 शब्दों से मिलाए असहयोग। असहयोग मतलब सहयोग ना करना। गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज़ है ना वो भारत, और ये कहीं ना कहीं सच भी था कि भारत में जो अंग्रेज़ टिके हुए थे वो क्यों टिके हुए थे? क्योंकि भारतीयों का उनका सहयोग था। हम ही लोग थे जो उनसे सामान खरीद रहे थे, हम ही लोग थे जो अपनी देशी सामान की जगह पे विदेशी सामानों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, शिक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले अगर आप अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप सहयोग करना बंद कर दीजिए, यानी कि जो आपको वहाँ से उपाधि मिल रही है उनको आप त्याग कर दीजिए। यहाँ पर बच्चों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था, और जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग करना शुरू कर दिया था। इस तरीके से पूरी जो आंदोलन में थी ये घटनाएं हो रही थी। तो इसका अगर हम सबसे पहले कारणों की बात करेंगे तो पहला कारण था हमारा रोलट एक्ट, जो कि 1919 वाली घटना थी, और हमने आपके साथ पूरी शेयर कर ली कि एक कानून था जिसमें राजनीतिक गतिविधियों को करने वालों को 2 साल के लिए डायरेक्ट बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। और उसके बाद एक घटना आती है आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगेन ये मैप में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो है ना ये आपका अमृतसर में था। तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर का है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। अब ये पूरी घटना क्या थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की? एक्चुअली में क्या था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में जो लोग थे वो शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे, यानी कि एक मीटिंग कर रहे थे। अब ऐसे में जनरल डायर आए, और जिस बाग में ये लोग मीटिंग कर रहे थे यानी कि सभा कर रहे थे, उस बाग में मात्र एक ही दरवाज़ा था, ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। आप पूरा ना एक सिचुएशन को समझिएगा। मान लीजिए आप शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे हो एक रूम में बैठ के या फिर कहीं पर भी, और वहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें हों और साथ में निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा हो। तो उस भयावह कंडीशन को समझिए। ऐसे में जनरल डायर आए और उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाही फायर, सिपाही गोलियां चलाओ। जैसे ही सिपाहियों ने गोलियां चलानी शुरू करी तो जो आम जनता थी उसमें भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए बचने के लिए, दीवारों पे चढ़ने लगे, ऊंची ऊंची दीवारों पे। और अगर आप अभी भी जलियांवाला बाग जाओगे ना तो वहाँ पे आपको गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। तो ये वाली जो घटना थी ना जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली, इसने भारतीयों को बिल्कुल झुलसा दिया था। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अमानवीय घटना थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वो लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा कर रहे थे, और जनरल डायर को पता चल गया था कि भारतीयों द्वारा कोई ऐसी जो है सभा की जा रही है। तो उन्होंने, ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे, उन्होंने कहा मैं अब की बार एक ऐसा काम कर दूंगा
जिससे जो भारतीयों की ये हिम्मत है ये कभी भी ना आ सके। तो इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस जो घटना से भारतीय में रोष उत्पन्न हो गया और भारतीयों ने सोचा अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो गांधी जी ने कहा चलिए हम सब मिलकर एक मूवमेंट इनके अगेंस्ट करेंगे जो कि होगा असहयोग आंदोलन। ये सभी जो घटना है, रोल अटैक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हम कर रहे हैं आपके असहयोग आंदोलन के कारणों में, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर में भी है। आपको 3 मार्क्स में कई बार पूछा भी जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या थी, कहाँ कैसे थी, और कई बार आपको ईयर पूछ लिया जाता है, डेट पूछ ली जाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली जो घटना थी वो कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 में। और मैप के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। उसके बाद थर्ड जो हमारा रीज़न है वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, लेकिन खिलाफत आंदोलन को अभी हम असहयोग आंदोलन के कारण के रूप में कर रहे हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसमें ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में आपके साथ अगर आपको ये देख रहे हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, तो मैंने इसमें जो क्लास 9 का चैप्टर है नाथसीवाद, उसमें थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बताया है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वहाँ पे ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। विश्व के जो इस्लामिक विश्व के जो आध्यात्मिक नेता थे खलीफा, उन पर एक बहुत जो सख्त थी संधि थोपी जानी थी। अब ना ये जो था इस्लामिक लोगों के लिए बहुत ही इंसल्ट का काम, इंसल्ट वाली चीज़ थी, क्योंकि जो खलीफा को वो अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। तो ऐसे में गांधी जी ने बोला कि अब आपके साथ भी देखिए कितने ये जो है इन सब से बचने का एक तरीका है, आप लोग ना एक मूवमेंट चलाइए। तो ऐसे में एक मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 भाई सामने आए और उनके साथ मिलकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि खलीफा की जो तात्कालिक शक्तियों के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। आपको 1 मार्क में याद रखना है कि खिलाफत समिति का गठन कब किया गया, मार्च 1919 में बम्बई में। और उसके बाद ही महात्मा गांधी के साथ उन्होंने जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, जो 2 बंधु थे, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। और महात्मा गांधी ने भी कहा कि हम ऐसा ही एक आंदोलन चला रहे हैं, तो आप ऐसा ही एक आंदोलन खिलाफत के आंदोलन के रूप में शुरू कीजिए। तो इससे ना अंग्रेज़ों से हमें जो है हेल्प, अंग्रेज़ों से दूर होने में या अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने में हमें मदद मिलेगी। तो एक कारण हुआ आपका खिलाफत आंदोलन। तो 1900 ऐसे आंदोलन के लिए कांग्रेस में सितंबर 1920 में आपने याद रखना है, और ये मैं बता दूं आपको कई बार मैप में पूछा जाता है कि सितंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस का, वो हुआ था कलकत्ता में। मैप में भरने के लिए आता है कि सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन मैप में चिन्हित कीजिए, तो आपको कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पर फिल करना है। तो महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 में दूसरे नेताओं के साथ, अन्य नेताओं के साथ चर्चा की और उनको राजी कर लिया कि अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अभी भी शुरुआत नहीं हुई है, अभी मात्र चर्चा हो रही है। उसके बाद एक अधिवेशन होता है आपका दिसंबर का 1920 का। दिसंबर 1920 में आपके 2 अधिवेशन होते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, असहयोग आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सितंबर का जो हुआ था वो हुआ था आपका कलकत्ता में, और जो दिसंबर में आपका हुआ था वो होता नागपुर में। तो जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन यानी कि कार्यक्रम पर अब स्वीकृति मिल गई थी, यानी कि अब तो शुरू होना ही होना था। अब तक जो था ना मात्र चर्चा हो रही थी, डिस्कस हो रहा था कि ऐसा कोई आंदोलन हम चलाएंगे। तो नेताओं के साथ बात हो रही थी गांधी जी की, लेकिन एट लास्ट अब सभी ने अपनी मोहर लगा दी कि ठीक है अब ये समय आ गया है कि असहयोग आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए। तो जनवरी 1921 में एक तरफ असहयोग आंदोलन और दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका था। असहयोग आंदोलन में ना अब जो पार्ट आएगा हम देखेंगे कि विभिन्न वर्गों ने उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया था। अब तक हमने क्या देखा कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण, जिसमें हमने एक करा खिलाफत आंदोलन, दूसरी तरफ हमने करा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हमने करा
रॉलेट एक्ट, और साथ में कुछ अन्य कारण भी थे। जैसे एक कारण था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें महात्मा गांधी से आग्रह किया गया कि अंग्रेज़ों द्वारा कि आप भारतीयों को बोले कि वो हमारी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाएं। तो भारतीयों ने ना ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हम नहीं आपकी तरफ से शामिल होंगे। लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत अच्छे से पता था कि उस समय ना पर ना जनता पर बहुत ज़्यादा गांधी जी का प्रभाव था। तो महात्मा गांधी को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अगर आप बोलोगे, आप अपनी जनता को बोलोगे ना, आप भारतीयों को बोलोगे कि वो हमारी तरफ से युद्ध में शामिल हो, तो युद्ध में शामिल हो जाएंगे, और मान लो अगर हम युद्ध जीत गए तो युद्ध जीतने के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने उनके इस प्रस्ताव को मान लिया और उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि भाई आप ना युद्ध में शामिल हो जाओ फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और जैसे ही अगर ये जीत जाते हैं तो इन्होंने हमें वादा किया है कि हम ना युद्ध में शामिल हम आपके भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटेन जीता तो, लेकिन वो उसने आज़ादी देने से मुकर गया। अब भारतीयों को इस प्रकार का जो बर्ताव था वो अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा ये तो अब यही है कि अब मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अब इनको हमें मूवमेंट्स करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम लोगों के सामने आए। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जनता के सामने, और जनता ने भी कहीं ना कहीं इसमें हामी भर दी थी। तो अब बात करते हैं विभिन्न वर्गों की असहयोग आंदोलन में भूमिका। विभिन्न वर्गों की असहयोग आंदोलन में भूमिका, तो सबसे पहले हम देखेंगे शहरों में आंदोलन का प्रस्ताव क्या था। तो बेसिकली ना शहरों में क्या था, सभी ने जो आपके प्रांतीय जो चुनाव होने वाले थे उनमें उनका बहिष्कार किया था। लेकिन मात्र एक जस्टिस पार्टी थी जो कि मद्रास की थी और गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी, उसने परिषदों का चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। और शहरों में और क्या क्या था, यानी कि ज़्यादातर हिस्सों में परिषद में जो चुनाव होने वाले थे, प्रांतों में परिषदों में जो चुनाव होने वाले थे उनका बहिष्कार किया, मात्र जस्टिस पार्टी को छोड़कर। साथ में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। ये बात करें हम शहरों की। उसके बाद आता है आपका ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अगर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में शहरों से बढ़कर असहयोग देहात में भी फैला था, यानी कि शहरों से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन था लोगों का वो था आपका गांव में। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र थे जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1 मार्क का कि जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने कहाँ पर किसानों का नेतृत्व किया था, किस आंदोलन के रिगार्डिंग किया था। ये किया था आपका असहयोग आंदोलन, वो भी अवध में। तो उसके बाद हम चलते हैं, बाबा रामचंद्र जो थे इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, और वो जानते थे कि अंग्रेजों ने किस किस तरीके के अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ कर रखा है या कर रहे हैं। और जो बाबा रामचंद्र का आंदोलन था ना वो था जमींदार और तालुकदारों के खिलाफ। एक्चुअली में क्या था कि असहयोग आंदोलन का ना अर्थ सभी के लिए अलग अलग था, हर कोई अपने अपने मुद्दे के लिए लड़ रहा था। जैसे आपने देखा ना कि मद्रास के लोगों ने तो वहाँ पर प्रांतों में परिषद के चुनावों का बहिष्कार ही नहीं किया। दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह था तेजी से था, लेकिन वो अंग्रेजों के अगेंस्ट ना होकर जमींदारों और तालुकदारों के अगेंस्ट था। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1920 में बाबा रामचंद्र से मिलने गए और किसान सभा का गठन करते हैं। अब हम देखते हैं कि आदिवासियों के लिए क्या था। आदिवासियों के लिए आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुड़म पहाड़ियों की, याद रखना आपको, गुड़म की पहाड़ियाँ कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में। 1920 की दशक तक शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। तो आदिवासियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अलग मुद्दे के लिए, और यहाँ पर गुरिल्ला आंदोलन के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं बागानों में। अब बागानों में असहयोग आंदोलन का एक अलग ही हम कह सकते हैं मुद्दा था, या एक उसको अलग तरीके से लिया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन की ना सबसे बड़ी कमी यही थी कि हम लोग ना अलग अलग टारगेट्स को लेकर लड़ रहे थे, अलग अलग मुद्दों को लेकर अपना मूवमेंट कर रहे थे, जबकि हमारा मूवमेंट जो कि एक मात्र उद्देश्य होना था वो था आपका भारत की आज़ादी। लेकिन सभी वर्गों ने इसका अलग अलग तरीके से अपने अपने हित के लिए प्रयोग करा था। ऐसे बागानों में जो था वो था स्वराज, यानी कि वो अपने ऊपर अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे थे। जो 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आपने याद रखना है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब आया था, 1859 में। इसके तहत क्या था कि जो बागानों में काम करते थे ना उन मज़दूरों को बिना इजाज़त
बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। आप ये देखिए कि लोग काम करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको कैदी बना के रखोगे। लेकिन इनलैंड एक्ट के इमिग्रेशन एक्ट के अंडर यही था कि अगर आप बागानों में काम करोगे तो जब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा तो आप बाहर नहीं जाओगे। तो बागानों के जो लोग थे उनके लिए, ये भारतीय थे, उनके लिए था स्वराज के लिए लड़ाई। अब हम यहाँ पर ये विभिन्न वर्गों की हमने भूमिका देखी। अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति देखिए, असहयोग आंदोलन ना अपने चरम पर चल रहा था और यही कहा जाता है कि अगर उस समय असहयोग आंदोलन समाप्त नहीं होता ना तो शायद जो भारत को आज़ादी 1947 में जाकर मिली थी ना, वो बहुत पहले ही मिल चुकी होती। लेकिन एक घटना हुई थी जो कि इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और घटना है, वो है 1922 की चोरी चोरा की घटना। एक तो चोरी चोरा आपको मैप में भरने के लिए आता है, दूसरा आपको जब ये क्वेश्चन आता है ना कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और असहयोग आंदोलन जो है उसमें विभिन्न वर्गों की भूमिका क्या थी, साथ में असहयोग आंदोलन की समाप्ति का क्या कारण था, स्पेशली आपको पूछा जाता है। तो जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण था वो थी चोरी चोरा घटना। जैसे कि आपको याद होगा एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की सिचुएशन के बारे में बताया था कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ऐसे में भारतीय को गुस्सा अभी तक शांत नहीं था। उन्होंने क्या करा, एक दिन गोरखपुर में स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर एक शांतिपूर्ण जुलूस का टकराव हुआ पुलिस के साथ। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस स्टेशन में जो पुलिस थाना था उसमें आग लगा दी थी। तो गांधी जी को जैसे इस घटना के बारे में पता चला था तो गांधी जी ने बोला कि मैं कभी नहीं चाहता था कि जो असहयोग आंदोलन है वो एक हिंसात्मक रूप ले ले, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि अहिंसा को मार्ग अपनाकर हम आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि जनता ने अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं अभी से इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। और फ़ैब 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। लेकिन यही बताया जाता है कि गांधी जी के इस फैसले से बहुत सारे भारतीय निराश हुए थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि गांधी जी का उस समय पर असहयोग आंदोलन जो कि चरम सीमा पर था, समाप्त करना या उसको समाप्ति का आदेश दे देना उचित निर्णय नहीं था। क्योंकि कभी भी जो अंग्रेज थे ना वो इतना बौखलाए नहीं थे जितना कि असहयोग आंदोलन के इस चरण में। तो आज की वीडियो में आपके साथ असहयोग आंदोलन तक शेयर किया गया है। कल की जो वीडियो होगी उसमें आपके साथ एक और इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो शेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको भारत में राष्ट्रीयवाद का पार्ट 1 समझ में आया होगा, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन और 1916, 17, 18 यहाँ तक कि 1915 की जो शुरुआत करी थी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की कंडीशन, उन सब के बारे में समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और प्लीज़ आप अपने और मेरे दोनों के टारगेट पूरे कराएंगे। आपको 5 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के याद करने हैं, ठीक है। आप सोशल साइंस के भी कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के भी। और आप देखिएगा धीरे धीरे हम अपना टारगेट बढ़ाएंगे। और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट भी आप ही पूरा कराओगे। 10 सब्सक्राइबर्स और 20 लाइक्स इस वीडियो पे कम से कम होने चाहिए। और देखिए जैसे जैसे मेरे ये टारगेट्स कंप्लीट होने लगेंगे ना, आप लोग मेरे आगे की टारगेट्स को भी कंप्लीट कराने में हेल्प करेंगे। सो बने रहिए आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में आपके बेटर रिजल्ट के लिए और आपके सोशल साइंस डाउट को क्लियर करने के लिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में भारत में राष्ट्रीयवाद पार्ट 2 में।